हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक स्वरित द्विभुज जिसकी आवृत्ति 510 हर्ट्ज है, किसी प्रेक्षक से दूर की ओर तथा एक सीधी दीवार की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परावर्तन के बाद प्रेक्षक के पास आने वाली ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या होगी? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। सबसे पहले बच्चों हमें लिखना है मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, ठीक है बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत से न्यू आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हो रही है और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो है न्यू डैश, और यहां पर ध्वनि का वेग v लेंगे हम। और ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का वेग हम हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेते हैं। अगर vs ध्वनि स्रोत का वेग हो और vo श्रोता का वेग हो, तब बच्चों हम जानते हैं कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्तियों का जो अनुपात होता है बच्चों, ये होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग भागित ध्वनि स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। तो बच्चों यहां पर हमने सूत्र लिख लिया है, जो कि हमारे मूल अवधारणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहां पर हमने लिखा है आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति, ये बराबर होती है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष भागित ध्वनि का वेग ध्वनि स्रोत के सापेक्ष। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि एक स्वरित द्विभुज जिसकी आवृत्ति 510 हर्ट्ज है। तो बच्चों यहां पर हमारा ध्वनि का स्रोत है एक स्वरित द्विभुज। तो चलिए हम एक स्वरित द्विभुज बना लें। ये बच्चों हमने बना लिया एक स्वरित द्विभुज, ठीक है बच्चों। और यही है हमारा यहां पर ध्वनि का स्रोत S, और ये जो तरंगे उत्पन्न कर रहा है बच्चों, उसकी वास्तविक आवृत्ति है 510 हर्ट्ज। 510 हर्ट्ज। अब बच्चों आगे देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी प्रेक्षक से दूर की ओर तथा एक सीधी दीवार की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। अतः बच्चों यहां पर ध्वनि स्रोत की जो चाल है वो है 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड। और यहां पे है हमारा कहीं श्रोता और यहां पे है बच्चों दीवार, ठीक है बच्चों। तो श्रोता तो स्थिर है, अतः vo यहां पर हम शून्य ले लेंगे, और यहां पे vs, ठीक है बच्चों, ये दीवार की ओर गतिमान है। जो स्वरित है बच्चों किसकी ओर जा रहा है? दीवार की ओर जा रहा है और प्रेक्षक से दूर जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता करना है कि परावर्तन के बाद प्रेक्षक के पास आने वाली ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है बच्चों।
हमें पता करना है कि जब यहां से ध्वनि तरंग आगे बढ़ते हुए जाके जब उस दीवार से परावर्तित होकर वापस से जब हमारे इस प्रेक्षक के पास आएगी, तब आभासी आवृत्ति क्या होगी बच्चों। हमें सीधी आभासी आवृत्ति ज्ञात नहीं करनी है, हमें यहां की आभासी आवृत्ति ज्ञात नहीं करनी है। तो चलिए बच्चों, पहले हम क्या करें, तो चलिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, हम ये ज्ञात कर लेंगे कि जब ये स्वरित्र इस दीवार की ओर गतिमान है, तो अगर हम दीवार को ही श्रोता मान लें, ठीक है बच्चों, अगर हम मान लें कि दीवार भी एक श्रोता है, तब पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि इस दीवार को जो आभासी आवृत्ति प्रतीत होगी वह कितनी है। मान लिया यह आभासी आवृत्ति न्यू डैश है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम जानते हैं सूत्र क्या है, न्यू डैश बटे न्यू बराबर हो जाता है वी प्लस माइनस वी ओ भागित वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है बच्चों। यहां पर हमारा दीवार भी जो है फिलहाल अगर वो सोता है तो विराम में है, स्थिर है। तो बच्चों यह सूत्र हो जाएगा न्यू डैश बटे न्यू बराबर ध्वनि का वेग इस दीवार के सापेक्ष। बच्चों देखिए ध्वनि का वेग तो हम हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर दीवार स्थिर है इसलिए यहाँ पर वी ओ का मान शून्य हो जाने से हमें अंश में केवल वी मिलेगा। अब बच्चों देखिए हर में हम धन लेंगे कि ऋण लेंगे, ये हमें पता करना होगा। क्योंकि बच्चों हमें निकालना होता है ध्वनि का वेग ध्वनि स्रोत के सापेक्ष, और यहां पर देखिए ध्वनि का वेग और ध्वनि स्रोत का वेग दोनों एक ही दिशा में है, और जब वेग एक ही दिशा में हो तब आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, ऋण करते हैं। अतः बच्चों यहां से हमें आभासी आवृत्ति न्यू डैश बराबर मिल जाएगी न्यू वी बटे वी माइनस वी एस। चलिए बच्चों इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो यहां से हमें बच्चों न्यू डैश बराबर मिल जाएगा न्यू जो वास्तविक आवृत्ति है बच्चों वो है 510, और बच्चों ध्वनि का वेग हम ले लेंगे 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए मान रख दें 330 बटे नीचे भी 330, और बच्चों इसमें हमें घटाना है स्रोत का वेग जो कि 3 है। तो बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 510 गुणा 330 भागित 327। तो न्यू डैश बराबर बच्चों हमें मिल रहा है, इसे जब आप हल करेंगे तो आपको बच्चों न्यू डैश मिल रहा होगा 514.68 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। ये है न्यू डैश। बच्चों ये आभासी आवृत्ति है जो दीवार को प्रतीत होगी अगर दीवार सुन सकता है, अगर हम दीवार को श्रोता मान लें, ठीक है बच्चों। ये था हमारा स्वरित्र द्विभुज स्वरित्र, तो अच्छे से बना लें हम इसे, ठीक है बच्चों। ये है हमारा द्विभुज स्वरित्र जो कि श्रोता है, जो कि इस दीवार क्षमा कीजिएगा स्वरित्र हमारा ध्वनि का स्रोत है जो कि इस दीवार की तरफ क्या था बच्चों, दीवार की तरफ गतिमान था, ठीक बच्चों। तो इस स्थिति में जब ये ध्वनि स्रोत इस दीवार की तरफ गतिमान है, तब हमने देखा कि यहां पर जो आभासी आवृत्ति है बच्चों कितनी है, 514.68 हर्ट्ज है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान होता है तब आभासी आवृत्ति वास्तविक से ज्यादा होती है, और यहां पर वास्तविक आवृत्ति कितनी है बच्चों, 510 है, और आभासी आवृत्ति हमने कितना ज्ञात किया, 514.68 हर्ट्ज ज्ञात किया है। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि परावर्तन के बाद प्रेक्षक के पास आने वाली ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या होगी। तो बच्चों दीवार तो स्थिर है। अब देखिए बच्चों स्वरित्र का रूल यहां से खत्म हो गया है, फिर भी हम बना लें कि हमें मालूम था कि यहाँ पे एक स्वरित्र है, इसे भी याद रखा जाए कि यहाँ पे स्वरित्र है। लेकिन बच्चों हमें जब इस श्रोता के लिए आभासी आवृत्ति ज्ञात करना है, तो हमें आभासी आवृत्ति ज्ञात करनी है उस ध्वनि के लिए जो परावर्तन से आ रही है, ठीक है बच्चों। यहां से परावर्तन के बाद जो ध्वनि आ रही होगी,
अब चूंकि बच्चों देखिए हमारा ये जो सोटा है वो स्थिर है, और इस स्थिति में जब हम सोट दीवार को ले लेंगे तो दीवार भी तो स्थिर है बच्चों, ठीक है। और यहां से जो तरंगे परावर्तित हो रही होंगी उसकी आवृत्ति कितनी है बच्चों? उसकी आवृत्ति है 514.68 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। तो न्यू डैश का मान था 514.68 हर्ट्ज। अब चूंकि बच्चों इस सोटा और इस दीवार के बीच, यानी कि ये जो वीओ है, जो हमारा ये सोटा है, जो वास्तविक सोटा है, और इस स्थिति में जब दीवार ध्वनि स्रोत का कार्य कर रहा है, तो यहां पर बच्चों सोटा और ध्वनि स्रोत के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई आपेक्षिक गति नहीं है। दोनों की स्थिति में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः बच्चों हमारे सोटा को वही आवृत्ति प्राप्त होगी जो इस दीवार से परावर्तित हो रही है। अतः बच्चों न्यू डबल डैश अगर हम मान लें तो न्यू डैश के बराबर ही होगा। न्यू डबल डैश है बच्चों परावर्तन के बाद प्रेक्षक के पास आने वाली ध्वनि की आभासी आवृत्ति, हमने उसे नाम दे दिया है न्यू डबल डैश का, तो ये न्यू डैश के बराबर ही होने वाला है। अतः ये उत्तर हो जाएगा 514.68 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने पहले पता किया कि जब ये ध्वनि स्रोत यानी कि स्वरित्र जब तरंग उत्पन्न कर रहा है, जब ये स्रोत है, कौन स्रोत है बच्चों? जब एस स्रोत है तो इस दीवार को कितनी आवृत्ति प्रतीत होती है? 514 हर्ट्ज प्रतीत होती है बच्चों, 514.68 हर्ट्ज प्रतीत होती है। अब बच्चों जब यहां से तरंग परावर्तित होकर, ठीक है बच्चों, कहां तक पहुंचेगा? हमारे सोटा तक पहुंचेगा, तो वह आवृत्ति भी 514 कितनी बच्चों? 514.68 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि डॉपलर प्रभाव तभी होगा जब, या फिर आवृत्ति में परिवर्तन तभी होता है जब वहां पर आपेक्षिक गति होती है, क्योंकि दोनों ही स्थिर है बच्चों, इसलिए यहां पर कोई आपेक्षिक गति नहीं है, इसलिए यहां पर वही आवृत्ति हमारे सोटा को प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।